हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित सिंह और आज हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस के 4th चैप्टर के बारे में, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ। इससे पहले हम 3 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 4th चैप्टर। जैसा कि यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 24 अक्टूबर 1945 को गठन हुआ था, मतलब बना था। तो 24 अक्टूबर 1945 से पहले क्या सिचुएशन था और ये जो सदन है इसको बनाने की या इस संगठन को बनाने की ऐसी क्या जरूरत है और ये क्या काम करता है और आज के संदर्भ में इसका रिलेवेंस क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे। हमें पहले इतिहास के बारे में भी थोड़ा जानना होगा कि आखिर अक्टूबर 1945 में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की ऐसी क्या जरूरत थी। तो चले थोड़ी इतिहास की बातें कर लेते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 तक चला। इसके बीच जो बड़े देश थे जैसे ब्रिटेन और छोटा देश जैसे जर्मनी, इनके बीच बहुत युद्ध हुआ और इस युद्ध के बाद जर्मनी की हार हुई और जर्मनी का बहुत अपमान हुआ वर्ल्ड एरेना में। वर्ल्ड में इसकी अब इज्जत रही नहीं और इसको साबित किया गया ट्रीटी ऑफ वर्साई करके। 1919 और 1920 के दौरान ट्रीटी ऑफ वर्साई हुई, जिसके माध्यम से जर्मनी के छोटे छोटे हिस्सों को बड़े बड़े देशों ने कब्जा कर लिया और उसी के साथ बनाया गया था लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाया गया था ताकि शांति और सुरक्षा लाई जा सके। जब भी बड़े देश कुछ बलंडर कर देते हैं तो शांति सुरक्षा का नाटक जरूर करते हैं। तो जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतनी हिंसा हुई, मार काट हुआ और लोगों को इतना परेशानी झेलना पड़ा जिंदगी में, जिसके बाद इन्होंने लीग ऑफ नेशन का एक नया लॉलीपॉप दिया जनता को, पूरे वर्ल्ड को दिया कि अब हम लोग शांति और सुरक्षा की बात करेंगे, हम लोग अब झगड़ा नहीं करेंगे, इस बारे में बात किया। लेकिन ट्रीटी ऑफ वर्साई के माध्यम से जर्मनी को तोड़ दिया गया था और लीग ऑफ नेशन इंपोज किया गया था। अब से अगर किसी भी देश का झगड़ा होगा तो वो लीग ऑफ नेशन जाएगा और अपने झगड़े सुलझाएगा। लेकिन इसी दौरान जर्मनी का एक सैनिक था, छोटा सैनिक, 4 फुट 7 इंच का सैनिक था, हिटलर उस वक्त महज सैनिक था, इसलिए उसने हार देखा और हार की घूंट भी पी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपने मन को और मजबूत किया और कहा कि इस हार का बदला तो मैं लूंगा ही। तो धीरे धीरे उसने एक पार्टी बनाई, नाजी पार्टी। नाजी पार्टी ऐसी पार्टी, उसने ऐसे लोगों को अपने पार्टी में रखा जिसको बंदूक भी चलानी आती हो और बोली भी, मतलब जिसे बात करना भी आता हो, भाषण देना भी आता हो और बंदूक भी चलाना आता हो। ऐसे लोगों को नाजी पार्टी में शामिल किया। धीरे धीरे नाजी पार्टी की जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ती गई। उसने जनता को बताया कि हम आर्यन खून के हैं और जो जीव हैं उनको मारो पीटो, और ऐसे बहुत सारे मतलब टैक्टिक्स अपना के वो पावर में आया। 1932 तक वो जर्मनी का चांसलर बन चुका था और धीरे धीरे पावर उसकी बढ़ती जा रही थी। 1939 में 1939 में उसने लीग ऑफ नेशन के एग्जिस्टेंस को, मतलब जो लीग ऑफ नेशन इसलिए बनाया गया था ताकि शांति और सुरक्षा बरकरार रहे, उसके एग्जिस्टेंस को पूरा इग्नोर किया और कहा कि हमें युद्ध करना है। और जिन जिन देशों को, अब वो ट्रीटी ऑफ वर्साई मानना भी बंद कर दिया और जिन जिन देशों ने उसके साथ बदसलूकी की थी उनसे बदला भी लिया, जिसमें जर्मनी, जापान और इटली एक तरफ थे और दूसरे तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, अमेरिका, ये चारों देश एक तरफ थे और ये छोटे छोटे देश एक तरफ थे। लेकिन इन्होंने दमदार टक्कर दे दिया था बड़े देशों को। आपको याद होगा कि अमेरिका ने जापान के 2 छोटे छोटे शहरों पे, नागासाकी और हिरोशिमा पे 2 बम गिराया। ये इसलिए गिराया गया था ताकि सबक देने के लिए कि छोटे हो और छोटे रहो, हमसे टकराओ मत, नहीं तो अगर टकराओगे तो क्या हश्र होगा ये देख लो। इसके कारण, इसके साथ साथ जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था वो और भीषण होता गया। जर्मनी ने आक्रमण किए, जापान ने आक्रमण किए, उधर से अमेरिका ने आक्रमण किए, तो पूरे वर्ल्ड को लॉस हो रहा था, पूरे वर्ल्ड को लॉस हो रहा था, रिसोर्स के रूप में, ह्यूमन के रूप में, पैसे के रूप में। और जो कॉलोनाइज्ड स्टेट्स थे उनका भी एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। जैसे हम 1945 तक तो आज़ाद नहीं हुए थे, हमारी आर्मी भी ब्रिटिश की आर्मी की होकर लड़ रही थी उस युद्ध में। तो इस सारे सिचुएशन में धीरे धीरे जर्मनी, जापान और इटली कमज़ोर पड़ गए और हार गए। फिर जो बड़े लीडर थे जैसे चर्चिल और रूजवेल्ट, इन्हें लगा कि अब वर्ल्ड में एक ऐसा फोरम होना चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए कि जब भी कोई युद्ध होने वाला हो
तो वहाँ बैठ के बातचीत हो और झगड़ा न हो, क्योंकि आज के समय में आज हर देश के पास न्यूक्लियर पावर है। हम पाकिस्तान को डराते हैं, पाकिस्तान हमें डराता है, हम चाइना को डराते हैं, चाइना हमें डराता है, लेकिन हम युद्ध नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें शांति चाहिए। क्योंकि आज न्यूक्लियर पावर अगर यूज़ होता है तो कोई देश का एग्जिस्टेंस बचने वाला नहीं है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। ये दो लोगों के दिमाग की उपज थी, एक अमेरिका के राष्ट्रपति और एक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। इनके प्लान के मुताबिक ही अटलांटिक चार्टर बनाई गई। चार्टर जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का बना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठ के सबसे पहले, उसके बाद 1949 में हमने उसे अडॉप्ट किया, वैसे अटलांटिक चार्टर एक ओवरऑल एक रूल बुक तैयार किया गया कि आखिर ये यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कैसे चलेगा। 1943 में अटलांटिक सागर में बैठ के इसको तैयार किया गया था, इसीलिए इसको अटलांटिक चार्टर कहते हैं। जैसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, यूएनओ के जो रूल बुक है उसको चार्टर कहते हैं, और अटलांटिक सागर में बैठ के बनाया गया था इसलिए अटलांटिक चार्टर कहा जाता है। बढ़िया है। फिर इस अटलांटिक चार्टर की बातचीत मतलब डिबेट सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में हुआ था 1945 को। उस सैन फ्रांसिस्को में डिबेट के बाद जो भी रिमूवल डिफिकल्टीज या फिर जो भी इरेगुलरिटीज थे उन्हें रिमूव किया गया और 24 अक्टूबर 1945 को जो यूएनओ का चार्टर है उसे अडॉप्ट किया गया। उसके बाद से यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आया और उसके बाद से ये वर्ल्ड में शांति और सुरक्षा को बनाए रखने का काम करता है। जब यूनाइटेड नेशंस बनाया गया था तो उसके सिर्फ महज 50 मेंबर्स थे, 50 मेंबर्स थे, लेकिन आज 193 मेंबर्स हैं। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन करता क्या है? ये बेसिकली आपके इलाके के क्लब की तरह है। जैसे आपके इलाके में अगर एक्स और वाई के बीच झगड़ा हो जाता है, मारपीट हो जाती है पानी के कल पे या पानी को लेकर, तो क्या होता है बेसिकली क्लब का जो दादा होता है वो दोनों लोगों को बुलाता है और क्लब में बिठाता है, बातचीत होती है और कोशिश की जाती है कि आपस में झगड़ा ना हो और इसके बाद झगड़ा रुक जाए। लेकिन अगर दादा ने कहा कि अब झगड़ा मत करना, इसके बाद भी अगर दूसरे दिन आप झगड़ा जाके करें तो दादा कुछ कर नहीं सकते। ये ऑर्गेनाइजेशन कोई एनफोर्स्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ये वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है। वर्ल्ड के 193 देश, 193 देश इसके मेंबर बने। किस लिए बने? ताकि उनका जो पर्सनल प्रॉब्लम है, उन देश का खुद का जो पर्सनल प्रॉब्लम है वो वहाँ लेके जाएंगे, उसके बारे में बात विचार करेंगे और एक सॉल्यूशन ढूंढ के लाएंगे। इसके लिए ये बनाया गया था। ये और भी कारणों के लिए बनाया गया था, जैसे ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क जो ये कंसेप्ट है, वुमेन्स राइट, वुमेन्स प्रोटेक्शन, चिल्ड्रन राइट, चिल्ड्रन प्रोटेक्शन, इन सारी मुद्दों के बारे में बात करता है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि 2015 से पहले हम योगा दिवस नहीं मनाते थे, इंटरनेशनल योगा डे नहीं मनाते थे। तो आखिर ये मनाने कैसे लगे? जैसे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, ये प्रपोजल यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली में ये प्रपोजल लेकर गए, जहाँ पे 193 देश बैठे हुए थे, 193 देश के प्रतिनिधि बैठे हुए थे। वहाँ पे ये प्लेस किया गया और इसके ऊपर डिबेट हुआ कि क्या योगा को इंटरनेशनल डे बनाया जाए या ना बनाया जाए, जिसमें लगभग 170 कंट्रीज ने अपना अपना वोट दिया। जिसके बाद ये जो योगा है, योगा इंटरनेशनल हुआ और हम इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं 21 जून को। एक और एग्जांपल देखें, जैसे कि पिछले साल हमारी गवर्नमेंट ने धारा 370 आर्टिकल 370 हटा दिया, जिससे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को। तो इमरान खान कहाँ गए? इमरान खान गए यूएनओ में जाके इसकी बात उठाई। उन्होंने जनरल असेंबली में कहा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कहा कि भैया इन लोगों ने कश्मीरियों के साथ गलत कर रहे हैं। ठीक, किसको लेकर गया? अकेले तो पाकिस्तान को कोई पूछेगा नहीं, तो अकेले नहीं गया, उसके पापा के साथ गया। पापा कौन? चाइना के साथ वो लेके गया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पे उसने कहा कि देखिए ये लोग कश्मीरियों के साथ सही सलूक नहीं कर रहे हैं, कश्मीरियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब कुछ कहा। लेकिन इसके बाद भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ऑब्जर्व किया
कि कश्मीर इंडिया का पार्ट है और एक देश के इंटरनल मामले में कोई भी एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन कोई स्टैंड नहीं ले सकता, कोई कदम नहीं उठा सकता। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने फटकारा पाकिस्तान और चाइना को, कहा कि ये इंटरनल मैटर है। किसका? इंडिया का खुद का। तो इसमें आप मत टपको। तो जब भी कोई प्रॉब्लम होता है, जब भी कोई इशू उठती है, दो राज्यों के बीच झगड़ा होता है, तो ये मुद्दा इंटरनेशनल मुद्दा होता है और यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जनरल असेंबली में इसकी बातचीत हो सकती है। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी 6 ऑर्गन्स हैं, 6 भागों में बटा हुआ है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। एक कोई भी संगठन अकेले पूरे रूप से काम नहीं कर सकता। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन 6 भागों में बटी हुई है, 6 ऑर्गन्स में बटी हुई है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जैसे जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल और द सेक्रेटरीट, द सेक्रेटरी जनरल। ये 6 ऑर्गन्स मिलके ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन कर पाता है। तो चलें बात करते हैं पहले ऑर्गन के बारे में, द जनरल असेंबली। इनके अलावा और भी सब्सिडियरी ऑर्गन्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो चले पहले स्टार्ट करते हैं जनरल असेंबली से। जनरल असेंबली क्या है? जनरल असेंबली एक टाउन हॉल मीटिंग है, जैसे हमारे देश का लोकसभा। हमारे देश के लोकसभा में 545 मेंबर बैठते हैं। 545 मेंबर सिर्फ बंगाल, बिहार, यूपी यहाँ से नहीं आते हैं, वो अरुणाचल प्रदेश, गोवा, कन्याकुमारी, इन सारी जगहों से, वो कितना भी छोटा हो, लद्दाख हो, हर जगह से एक नेता जाता है और वहाँ जाके उस इलाके की बात करता है, डिबेट करता है। वैसे ही जनरल असेंबली एक साधारण सभा बनाई गई, बहुत बड़ी, जिसमें 193 कंट्रीज मेंबर हैं, 193 देश उसके सदस्य हैं, जिनमें 5 हर देश से 5-5 रिप्रेजेंटेटिव या एम्बेसडर्स भेजे जा सकते हैं। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर नहीं गए तो कोई भी 5 दूत भेजे जा सकते हैं और हर देश से 5-5 ही भेजे जाएंगे, और लेकिन उनका वोट होगा एक, और वो बैठेंगे, बात विचार करेंगे, अपना तर्क रखेंगे, अपनी जो मर्जी आएगी वो बात रखेंगे। जैसे अभी कुछ दिनों पहले सितंबर के महीने में, इस बार जैसे कोरोना वायरस फैला हुआ है, हर साल सितंबर के महीने में एनुअल मीटिंग होता है जनरल असेंबली का। इस बार भी हुआ, लेकिन इस बार वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हुआ। आपने देखा होगा कि इमरान खान, हमारे मोदी जी, डोनाल्ड ट्रंप, इन सभी ने वीडियो कॉलिंग के माध्यम से जनरल असेंबली में पार्टिसिपेट किया था और हमारे एम्बेसडर भी गए थे। यूनाइटेड नेशन के जो चार्टर है उसका आर्टिकल 7 से 10 में लिखा गया है कि जनरल असेंबली क्या क्या काम करेगा और कैसे कैसे काम करेगा। इनके अलावा वाइस प्रेसिडेंट, कम से कम 1 प्रेसिडेंट और 13 वाइस प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, जिनका काम होता है कि जनरल असेंबली को रेगुलेट करना, जनरल असेंबली की बातें कराना, काम कराना और उनको रिकॉर्ड करना। ये एक वर्ल्ड फोरम है। इसका एक और फायदा है, जैसे अगर हमारे मोदी जी को दूसरे देश जाना है, जैसे मान लें कोलंबिया जाना है या फिर उरुग्वे जाना है, अलग अलग देश के प्रधानमंत्रियों से मिलना है, तो एक साथ तो संभव नहीं है इतने देशों के प्रधानमंत्रियों से मिलना, मतलब उनके यहाँ जा जाके। तो ये कॉमन प्लेटफॉर्म देता है जहाँ पे आप किसी भी देश के प्रधानमंत्री या उनके एम्बेसडर से मिल सकते हैं और बातचीत भी कर सकते हैं। तो आखिर जनरल असेंबली का फंक्शन क्या है? जैसे हमारे देश में लोकसभा काम करता है कानून बनाने का, वैसे ही ये जनरल असेंबली भी कानून बनाता है। कानून कैसे बनाता है? जैसे इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, सिविल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स वर्ल्ड में क्या होने चाहिए, जैसे बच्चों को 14 साल के नीचे के बच्चों को काम नहीं कराना चाहिए, ह्यूमन राइट्स क्या होता है, कैसे कैसे ह्यूमन राइट्स, राइट टू प्राइवेसी भी एक ह्यूमन राइट है, इन सब चीज़ों के बारे में यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली एक कानून बनाता है, कानून पास भी करता है। लेकिन हर देश का खुद के ऊपर है कि वो उन कानूनों के ऊपर अपने देश में कोई कानून बनाए या ना बनाए, उनको लागू करे या ना करे। जनरल असेंबली का काम है कि वो एक कानून बनाने वाली बॉडी है। जनरल असेंबली को वर्ल्ड टाउन मीटिंग कहा जाता है। वर्ल्ड टाउन मीटिंग क्यों? क्योंकि पूरा वर्ल्ड बैठता है वहाँ पे। अब वर्ल्ड बैठता है तो वर्ल्ड अपनी अपनी मुद्दे रख सकता है, डिबेट कर सकता है, हर देश का वहाँ पे कैंडिडेट जा सकता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा जब सितंबर के महीने में जनरल असेंबली चल रहा था, उसमें हमारा जो दूत था, हमारे जो एम्बेसडर था, जब इमरान खान बोलना शुरू किए तो वो उठ के चला गया। एक
व्यंग था उसके लिए, एक मतलब अपमान था इमरान खान के लिए कि हम उन्हें सुनना नहीं चाहते या झेलना नहीं चाहते, फिर वो आगे बैठे थे। ऐसा होता है क्योंकि हमारा एक डिप्लोमेसी है, हमें दिखाना भी है कुछ, वर्ल्ड को मैसेज भी देना है कि पाकिस्तान हमारा एक एनिमी कंट्री है, क्योंकि वो कश्मीर के बारे में जहर उगल रहे थे। यूनाइटेड नेशन के जनरल असेंबली ने एक कानून बनाया, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, एक डिक्लेरेशन दिया जिसमें बहुत सारे ह्यूमन राइट्स बनाए और उनको रिकॉग्नाइज किया। कहा हर देश के मेंबर स्टेट्स को वो भी इनके ऊपर अपने देश में कानून बनाए। तो ये एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो एडवाइस देता है उन कंट्रीज को, ताकि क्या चल रहा है और किन मुद्दे पे उनका कानून बनना चाहिए। जैसे सपोज करें आज के दौर में जो डेटा सिक्योरिटी है, हम जो फोन चला रहे हैं, इसके बारे में भी इंटरनेशनल कंसर्न है। ग्रेटा थर्नबर्ग का नाम तो सुना ही होगा, वो भी जनरल असेंबली में पिछले साल बात की थी और बहुत चर्चित है। एक बच्ची है छोटी सी जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर बात करती है। तो इन्वायरमेंट आज पूरे वर्ल्ड का कंसर्न है, तो जो भी कंसर्न पूरे वर्ल्ड का है उसके बारे में जनरल असेंबली में बातचीत होती है और कोई डिक्लेरेशन, नियम, कानून भी पास होता है 2/3 बहुमत के साथ। जनरल असेंबली का एक और काम है, जनरल असेंबली क्या करता है, इलेक्शन का भी काम है। जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं उनका इलेक्शन करता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो 15 जज बनते हैं उनका इलेक्शन करता है। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के जो 54 मेंबर्स हैं उनका इलेक्शन करता है। लेकिन ऑन द रिकमेंडेशन, जो सलाह देता है सिक्योरिटी काउंसिल, सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा कि भैया इसको सदस्य बनाई जानी चाहिए, तो जनरल असेंबली उनके नाम पे वोटिंग कराता है और उनको ही सदस्य बनाने का काम करता है। इसके बाद बात करते हैं सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। ये दूसरा ऑर्गन है। देखें, सिक्योरिटी मतलब सुरक्षा, काउंसिल मतलब परिषद। इस काउंसिल का काम है कि पूरे वर्ल्ड में सुरक्षा बनाए रखने का। इसमें कौन कौन आता है, इसमें 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट में कौन कौन है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रशिया, चाइना, ये 5 परमानेंट देश हैं और इनके अलावा 10 नॉन परमानेंट देश होते हैं। ये जो नॉन परमानेंट देश होते हैं वो हर 2 साल पे चेंज होते रहते हैं। 2021 में हम भी यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बनेंगे। हम अभी तक परमानेंट क्यों नहीं हुए, क्योंकि जब भी परमानेंसी की बात चलती है, जैसे अभी वर्ल्ड में बहुत सारे देश हैं जो कि परमानेंट मेंबर बनने के अधिकार रखते हैं, जैसे कि जर्मनी, जापान, इंडिया। लेकिन जब भी हमारा नाम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आता है तब चाइना जो है वो वीटो पावर यूज करता है और हमें बात दे देता है, जिसके कारण हम कभी भी परमानेंट मेंबर नहीं बन पाते हैं। जैसा कि 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, उसमें से जो 5 होंगे, 5 मेंबर्स वो एशियन अफ्रीकन कंट्रीज से लिए जाएंगे। जो 2 मेंबर्स होंगे वो वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज से लिए जाएंगे और जो 2 मेंबर्स होंगे वो लेटिन अमेरिका से लिए जाएंगे और 1 मेंबर ईस्ट यूरोप से लिया जाएगा। मतलब वो 10 जो मेंबर स्टेट होंगे टेम्पररी, वो अलग अलग जोन से लिए जाएंगे। सिर्फ एक जोन से सारे मेंबर्स नहीं लिए जा सकते। सिक्योरिटी काउंसिल का अपने आप में एक बहुत अहम रोल है। जैसे सिक्योरिटी काउंसिल में जो परमानेंट मेंबर्स हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रशिया, चाइना, ये दूसरे कंट्रीज को कंट्रोल करते हैं। बेसिकली ये दूसरे कंट्रोल के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, ये दूसरे देशों के एक्टिविटीज को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको क्या करना है क्या नहीं करना है। जैसे हमारा जो परमाणु बम का परीक्षण है वो 1999 में कंप्लीट हुआ, 1999 में हम संपूर्ण हुए, लेकिन उससे पहले तक हमें अमेरिका रोक दिया करता था। मतलब आप सोचें कि हर देश दूसरे देश को, मतलब जो बड़े देश हैं वो दूसरे देश को कंट्रोल कर सकते हैं। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो ऑर्गन है, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है, कलेक्टिव सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम करता है। जब भी किसी एक देश पे आक्रमण होगा तो इन परमानेंट देशों का काम होगा कि अपनी आर्मी वहां भेजें और उनको सेफ करें, उनको बचाया जाए। इनके अलावा और भी सिक्योरिटी काउंसिल्स के बहुत सारे फंक्शंस हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव रोल। ये हमेशा दूसरे देशों को मना करता है कि आप झगड़ा ना करो, आप हमारे सामने बैठो, अपनी प्रॉब्लम बताओ, हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। उन प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करता है। दूसरा, किन माध्यमों से, मीडिएशन के माध्यम से पैसिफिक रिजोल्यूशन तैयार करता है, मतलब एक शांतिपूर्ण भावना
जो दो देशों के बीच तैयार हो सकता है वो बनाता है ताकि कोई झगड़ा न हो। और जो भी देश, जो भी मेंबर स्टेट्स बनेंगे उनका रिकमेंडेशन ये करता है सिक्योरिटी काउंसिल। जो परमानेंट देश है उनको वीटो पावर मिला हुआ है। वीटो पावर क्या होता है? अगर कोई एक रिजोल्यूशन आया हुआ है, अगर कोई एक रिजोल्यूशन आया है जैसे कि इंडिया को मेंबर बनाया जाए या ना बनाया जाए, तो अमेरिका ने कहा कि ठीक है बनाया जाए, रशिया ने कहा बनाया जाए, फ्रांस ने कहा बनाया जाए, ब्रिटेन ने कहा बनाया जाए, लेकिन चाइना ने कहा कि नहीं बनाया जाए। अगर एक कंट्री कहता है कि नहीं बनाया जाए तो नहीं बनाया जाएगा। यही है वीटो पावर। वीटो पावर एक निगेटिव पावर है जो कि जब चार्टर बनाया गया था उसी वक्त ही रखा गया था और इसमें अभी तक अमेंडमेंट नहीं आया है। जब भी कोई अमेंडमेंट लाने की बात होती है तो सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के मदद से ही कोई अमेंडमेंट आ सकता है। सिक्योरिटी काउंसिल अगर वहाँ बोले कि इसमें चेंज करना है तो ही हो सकता है। जैसे अभी कोरोना वायरस फैला जिसके लिए चाइना जो है वो दोषी है, ऐसा कहा जाता है। तो जो अगर चाइना दोषी है और अगर हम चाहें कि चाइना को मेंबरशिप से हटा दिया जाए सिक्योरिटी काउंसिल से, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है सर, क्योंकि चाइना अपने खिलाफ वोटिंग तो करेगा नहीं और उसको यहाँ से हटा पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। आप जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन लाके ही पास करवा सकते हैं जिसमें उसकी भी वोट की जरूरत पड़ेगी। तो ये तो हुई दो ऑर्गन्स की बात। इसके बाद बात करते हैं तीसरे ऑर्गन के बारे में जो कि है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल जैसे नाम में है इकोनॉमिक एंड सोशल, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, सोशल मतलब सामाजिक। इनका काम है, इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वर्ल्ड में आर्थिक जो स्टेबिलिटी है उसको लाया जाए, जिसके लिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल्स ने अपने सब्सिडरी ऑर्गन्स बनाए जैसे वर्ल्ड बैंक, IBRD, IMF, ILO। इन जो ऑर्गन्स हैं, ये जो सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं, इन्होंने क्या किया कि मॉनेटरी रिलीफ दिया दूसरे कंट्रीज को और उनकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बरकरार बनाने की कोशिश की। इसीलिए इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए देश हैं उनकी मदद करता है। इस काउंसिल में कितने लोग हैं? इस काउंसिल में 54 मेंबर्स हैं, 54 मेंबर्स हैं। ये 54 मेंबर्स में 5 परमानेंट मेंबर्स हैं जो हमेशा रहते हैं। इनके अलावा ये जो सदन है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये एक परमानेंट सदन है, ये जल्दी नहीं टूटता। इसमें जो भी मेंबर बनते हैं वो 3 साल के लिए बनते हैं और हर 1 साल में 1/3 सदस्य रिटायर होते हैं और फिर 1/3 सदस्य वहाँ पे आते हैं। ऐसे ये सदन हमेशा चलता रहता है, बिल्कुल हमारे राज्यसभा की तरह। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल हमारे देश के आर्थिक और सामाजिक स्थितियों के बारे में बात करता है पूरे वर्ल्ड की। फॉर एग्जाम्पल, हमने पोलियो पिया है। पोलियो जैसे हमने जब पिया था तब तो वो फ्री था, कभी पैसे नहीं लगे हमें पोलियो पीने के लिए। तो पोलियो आखिर फ्री में तो बनता नहीं होगा, तो आखिर हम तक फ्री में पहुंचा कैसे? तो पोलियो यूनेस्को या यूनिसेफ की मदद से हम तक पहुंचा। यूनिसेफ इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के एक सब्सिडरी ऑर्गन्स है जिनका टारगेट था कि वो पूरे वर्ल्ड को पोलियो फ्री बनाएंगे। तो हमारी सरकार की मदद से, सरकार ने कुछ पैसे पे किए होंगे, उनकी मदद से हम तक पोलियो पहुंचे और पोलियो फ्री में पहुंचा। जैसे यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर प्रियंका चोपड़ा है, तो सोमालिया के बच्चों के साथ आप देखते हैं कि वो बहुत वहाँ जाती हैं, उनके शिक्षा के लिए जो जरूरी है वो पहुँचाती हैं, जो जो चीज़ें मदद लगती हैं वो मदद किए जाते हैं। तो ये इनके बहुत सारे सब्सिडरी ऑर्गन्स हैं। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जनवरी महीने में कह दिया था कि कोरोना वायरस फैलने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो सेक्रेटरी है वो आते हैं, मीटिंग करते हैं, कॉन्फ्रेंस करते हैं, बताते हैं कि अभी वर्ल्ड का सिचुएशन क्या है, किस तरफ जा रहे हैं हम। तो ये देखिए, ये इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल का एक सब्सिडरी ऑर्गन्स है जो वर्ल्ड को अवेयर कर रहा है कोरोना वायरस के बारे में कि ये क्या है। वैसे ही वर्ल्ड बैंक पैसा देता है, हमें भी पैसा मिला इस कोरोना वायरस के पैंडेमिक में, हमें भी पैसे मिले, दूसरे कंट्रीज को भी पैसे मिले, तो मदद हो रहे हैं आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। देखिए सोमालिया में जो देश पीछे हैं, जैसे हमें पोलियो भी पीने को मदद मिला, तो इन कंट्रीज में मदद पहुंचता है जो भी पीछे रह गए हैं। तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल इन सब्सिडरी ऑर्गन्स के मदद से, जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, यूनिसेफ, यूनेस्को,
वर्ल्ड बैंक इनकी मदद से हर देशों की मदद करता है आर्थिक और सामाजिक रूप से, जिसका एक रिपोर्ट तैयार करता है और इस रिपोर्ट को जनरल असेंबली में प्लेस किया जाता है और बताया जाता है कि अभी तक कौन से देश अभी भी पीछे हैं। इसके बाद बात करते हैं ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में। अब ट्रस्टीशिप काउंसिल क्या है सर? ट्रस्ट जैसे एक विश्वास। तो यूनाइटेड नेशन के ऑर्गेनाइजेशन में एक अलग बॉडी बनाई गई। जैसे 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन बना था, उसके बाद से बहुत सारे देश आज़ाद होने लगे थे। 1947 में हम हुए, 1963 में नाइजीरिया, कोंगो, केन्या ये देश हुए, सोमालिया लैंड हुआ। तो बहुत सारे देश पीछे रह गए थे अपने आर्थिक रूप से। तो ट्रस्टीशिप काउंसिल इसलिए बनाया गया था ताकि ट्रस्टीशिप काउंसिल इन पिछड़े देशों को देखे, इनकी मदद करे, इनके आर्थिक रूप से मदद पहुंचाए और ये अपने लाइफ में आगे बढ़ें, इनकी भी फंक्शंस अच्छी हो, ये काम में आगे बढ़ें, इसके लिए ट्रस्टीशिप काउंसिल बनाया गया था। जैसे कि सोमालिया लैंड, न्यू गिनी, इन देशों की ट्रस्टीशिप काउंसिल्स ने मदद किया। और जैसे अभी ट्रस्टीशिप काउंसिल काम नहीं करता है, 1994 में जो पलाऊ देश था, पलाऊ देश की इसने लास्ट मदद की, उसके बाद से ट्रस्टीशिप काउंसिल को बंद कर दिया गया क्योंकि इसकी अब जरूरत नहीं है। उस वक्त हम गुलाम थे, बहुत सारे कंट्रीज गुलाम थे। तो जब गुलाम थे या कॉलोनाइज थे तो यूनाइटेड नेशन के इस ऑर्गन ने उन देशों के ऊपर प्रेशर बनाया कि भैया आप तो छोड़ दो, कितने दिन तक इनको गुलाम बना के रखोगे। तो इनको आज़ादी भी दिलाया और इनको आर्थिक मदद भी पहुंचाई। अब बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस क्या होता है? ये एक ऐसा कोर्ट है जहां पे 193 मेंबर्स जो देश हैं वो अपने इशू को लेके पहुंच सकते हैं। कह सकते हैं कि भैया हमारे इस टनल का फैसला कर दो कि ये टनल हमारे अंदर आता है कि उसके अंदर आता है। ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस फैसला सुनाता है। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, तो अगर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कोई जजमेंट सुना भी दे तो ये भी दूसरे देश के लिए बाध्य नहीं हो जाता कि उसको वो मानना ही पड़ेगा। ये अपना फैसला सुना के एक मीडिएशन का रास्ता निकालता है कि भैया सुलझा लो, प्यार से झगड़ा उगड़ा मत करो, इसमें कोई कुछ नहीं रखा, झगड़ा करने में कोई फायदा नहीं है। तो इस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं? 15 जज होते हैं। रिकमेंडेशन सिक्योरिटी काउंसिल करता है और इनका अपॉइंटमेंट जनरल असेंबली के माध्यम से होता है। ये 15 जज 9 साल के लिए बैठते हैं। हर देश के सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, वैसे जो कैंडिडेट हैं वही इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में बैठ सकते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम ही है शांति और सुरक्षा को बनाए रखना न्याय के माध्यम से। जैसा कि एक एग्जांपल देता हूँ, एक केस था एनरिका लेक्सी। एनरिका लेक्सी के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। एनरिका लेक्सी क्या केस था? जैसे कि हमारे कुछ मछुआरे बे ऑफ बंगाल में घूम रहे थे। बे ऑफ बंगाल में घूमते दौरान, मतलब वो अपने काम पे जा रहे थे, जिसके दौरान एक इटली का वॉरशिप जो था, नेवल ऑफिसर का था, वो वहाँ से गुजरा, जिसके उनको लगा कि ये जो मछुआरे हैं ये शायद पायरेट्स हो सकते हैं। इसीलिए उन लोगों ने गोली चला दिया उनके ऊपर। गोली चला दी तो देहांत हो गया। अब हमारे देश के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने उन दोनों ऑफिसर्स को पकड़ लिया हमारे देश में। अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ये इशू गया कि आखिर ये जो मुद्दा है, ये जो इनको पकड़ा गया है, इनको कहाँ डील किया जाए, इनके ऊपर केस कहाँ चलेगा, इटली में या इंडिया में? इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का आखिरी ऑर्गन है द सेक्रेटरीट। सेक्रेटरीट को हेड करते हैं द सेक्रेटरी जनरल। अभी हैं एंटोनियो ग्यूटरस और सबसे पहले थे ट्रिग वैली। एंटोनियो ग्यूटरस का काम है कि वो देखे कि बाकी 5 ऑर्गन्स कैसे काम करते हैं, उनका रिपोर्ट तैयार करें, उनका एक्सपेंडिचर तैयार करें और जनरल असेंबली में प्लेस करें। जनरल असेंबली में बातचीत होगा, उसके बाद ही उसके एक्सपेंडिचर तय करेंगे और हर ऑर्गन का कैसा फंक्शन है, कैसे काम कर रहे हैं, इन सब के ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करने का काम सेक्रेटरी जनरल का है, जो कि सेक्रेटरीट की मदद से होता है। तो ये 6 ऑर्गन की मदद से ही यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन अपना काम करता है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और समझ में भी आया हो। धन्यवाद।